नमस्कार बच्चों, मैं रणवीर सिंह यादव, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान डीएवी कॉलेज हो रही। आज कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। पहले बच्चों, आज भौतिक विज्ञान का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है तरंग गति, वेव मोशन। और इस तरंग गति में पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगें। और पिछली कक्षा में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल आप याद कर चुके हैं, यानी इसको पढ़ चुके हैं। आज की इस कक्षा में आपको पढ़ाएंगे अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनके कारण तरंग चलने की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कारण तरंग की चलने के अनुदिश कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव्य, गैस किसी भी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं और इनकी चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर नहीं करती। इसका अर्थ ये हुआ कि माध्यम के दो गुण, नंबर 1 उसका प्रत्यास्था, नंबर 2 उसका जड़त्व, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल को प्रभावित करता है। तो अब माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होगी, इसके लिए पहला लेते हैं ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अगर हमारे पास कोई ठोस विस्तृत माध्यम का है तो निश्चित है कि उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी होगा, और चूंकि ठोस माध्यम की दृढ़ता होती है इसलिए दृढ़ता गुणांक भी होगा। तो अगर कोई ठोस विस्तृत माध्यम में है और उसके आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान b, उसके दृढ़ता गुणांक का मान ईटा व उसके माध्यम का घनत्व d हो, तो किसी विस्तृत ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का मान याद रखें v √b + 4/3 ईटा अपॉन d के तुल्य होती है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी विस्तृत ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ठोस कोई क्षण के रूप में है, सपोज करिए हमारे पास लोहे की क्षण है, और अगर किसी लोहे की क्षण में या किसी ठोस क्षण में हमें अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ज्ञात करनी है, तो कंफर्म है कि ठोस क्षण का एक यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा। तो ठोस क्षण में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का मान v √y/d के तुल्य होगा, जहां पर y है उस ठोस क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक व d है उस ठोस क्षण के पदार्थ का घनत्व। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा ले लें कि मान लिया ठोस क्षण के रूप में हमारे पास लोहे की क्षण है, तो आपको सबको पता है कि लोहे की क्षण के लिए या लोहे के लिए यह प्रत्यास्था गुणांक y का मान 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व लोहे के लिए घनत्व का मान 7.7 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर भी होता है। अगर दोनों वैल्यूज के मान रखकर लोहे की क्षण में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का मान ज्ञात किया गया, तो इसकी वैल्यू हो गई v √2 × 10⁻11 अपॉन 7.7 10⁻³ और इसका मान कैलकुलेट करने पर 5096 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ। जबकि लोहे में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का जब प्रायोगिक मान प्राप्त किया गया तो प्रैक्टिकली इसका मान 5130 मीटर/सेकंड होता है, जबकि इस फार्मूला के द्वारा प्राप्त होने वाला मान 5096 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ। ये मान प्रायोगिक मान के लगभग समीप है, इसलिए ठोस माध्यम के लिए या ठोस क्षण के लिए अनुदैर्ध्य तरंग की इस चाल के फार्मूला को सत्य मान लिया गया। तो इन फार्मूला का उपयोग करके हम ठोस पदार्थों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि माध्यम हमारा द्रव्य है
सपोज कि द्रव के रूप में जल हो सकता है, अन्य कोई द्रव हो सकता है, तो प्रत्येक द्रव का अपना आयतन प्रत्यास्था होगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा। तो मान लिया अगर हमारे पास कोई द्रव माध्यम है तो द्रव माध्यम में अंदर तरंग की चाल का फार्मूला v √b/d के तुल्य होगा। यहाँ पर b को कहते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, d होगा द्रव के माध्यम का घनत्व। तो इस फार्मूले का उपयोग करके किसी द्रव माध्यम में अंदर तरंग की चाल के मान को ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम द्रव के रूप में जल ले लें तो जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक 2.1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जल का घनत्व D = 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर दोनों वैल्यूज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अंदर तरंग की चाल का मान द्रव माध्यम में या जल माध्यम में v = √2.1 × 10⁻⁹ लगभग 1449 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। जबकि जल में अंदर तरंग की चाल का जब प्रायोगिक मान प्राप्त किया गया तो इसका मान 1450 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। इस फार्मूला के द्वारा प्राप्त होने वाला मान प्रायोगिक मान के बहुत समीप प्राप्त हुआ, इसलिए द्रव माध्यम में भी अंदर तरंग की चाल के लिए इस फार्मूला को सत्य मान लिया गया। अगला है गैसीय माध्यम में अंदर तरंगों की चाल। मान लीजिए हमारे पास कोई गैसीय माध्यम है तो कंफर्म है कि गैस का भी एक अपना आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा। तो निश्चित है कि किसी गैसों में भी अंदर तरंग की चाल का फार्मूला v √b/d के तुल्य होगा। परंतु गैसीय माध्यम में अंदर तरंग की चाल का मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने एक अपना सूत्र दिया और न्यूटन ने यह माना कि अगर किसी गैसीय माध्यम में अंदर तरंगें संचरित होती हैं तो गैसों में संपीड़न व गलन बहुत धीमे धीमे होते हैं। और अगर गैसों में संपीड़न व गलन बहुत धीमे धीमे होंगे तो इस अवस्था में गैसों के लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान समतापी प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होगा और किसी भी गैस या वायु के लिए समतापी प्रत्यास्था गुणांक का मान उस गैस के दाब के बराबर होता है। अर्थात गैसीय माध्यम के लिए न्यूटन ने माना कि अगर किसी गैसीय माध्यम में अंदर तरंगें चलेंगी तो प्रत्यास्था गुणांक का मान समतापी प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होगा और किसी गैस के समतापी प्रत्यास्था गुणांक का मान उस गैस के दाब के बराबर होता है। इसलिए न्यूटन ने माना कि किसी गैस के माध्यम में अंदर तरंग की चाल का मान v √p/d के बराबर होगी। अब जब इस फार्मूले को न्यूटन के द्वारा दिए गए इस फार्मूले के अनुसार वायु में ध्वनि की चाल का मान ज्ञात किया गया तो आपको पता है वायु का सामान्य तापदाब पर यानी NTP पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का दाब 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा वायु का घनत्व D = 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इन दोनों वैल्यूज को उपयोग करके जब वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान न्यूटन के फार्मूला से ज्ञात किया गया तो ये हुआ v = √1.01 10⁵/1.29 यानी 280 मीटर पर सेकंड प्राप्त हुआ। जबकि प्रायोगिक तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु पर ध्वनि की चाल v = 331 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस फार्मूला के द्वारा या न्यूटन के दिए गए गैसीय माध्यम के फार्मूला के द्वारा प्राप्त होने वाला मान प्रायोगिक मान से बहुत भिन्न प्राप्त हुआ। इन दोनों में बहुत अंतर प्राप्त हो गया। इसलिए गैसीय माध्यम या वायु के माध्यम के लिए न्यूटन के द्वारा दिया गया यह फार्मूला त्रुटिपूर्ण माना गया, मीन्स अमान्य कर दिया गया। जब न्यूटन के द्वारा दिया गया यह फार्मूला अमान्य हो गया तो उस समय गैसीय माध्यम या वायु के माध्यम में अंदर तरंगों की चाल या ध्वनि की चाल को ज्ञात करने के लिए लाप्लास वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक करेक्शन किया जिसे कहते हैं लाप्लास का संशोधन। लाप्लास ने यह माना कि अगर किसी गैसीय माध्यम में अंदर तरंगें चलती हैं या ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं तो गैसों में संपीड़न व गलन बहुत शीघ्रता से होते हैं।
इतनी शीघ्रता से होते हैं कि उतने अल्प समय में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, और जब किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो इस अवस्था में प्रत्यास्था गुणांक का मान रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होगा। और आप सब लोगों को याद रखना है कि किसी गैस के या वायु के रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक का मान उस गैस के दाब के गामा गुने के बराबर होता है, अर्थात रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक का मान गामा पी के तुल्य होगा। इसलिए लाप्लास ने कहा कि गैसीय माध्यम में अंदर तरंग की चाल का मान v = अंडर गामा p अपॉन d के तुल्य होगी। यहाँ पर याद रखें गामा किसी गैस के ये Cp व Cv का अनुपात है। Cp है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, Cv है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, व Cp व Cv के अनुपात को गामा कहते हैं। गामा का मान विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए अलग अलग होता है। अगर हमारे पास गैस एक परमाणु है तो याद रखें एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान 5/3 यानी लगभग 1.67 होता है, जो एक परमाणु गैस के लिए हो गया। अगर हमारे पास द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस का मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारी द्विपरमाणु गैसें होती हैं, और ये द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा की वैल्यू का मान 60/5 यानी 1.4 होता है। और अगर हमारे पास बहुपरमाणु गैस है, बहुपरमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू का मान सदैव 4/3 यानी 1.33 के तुल्य होता है। गामा है Cp व Cv का अनुपात। विभिन्न प्रकार की गैसों की परमाणुता के अनुसार गामा की वैल्यू एक परमाणु गैस के लिए सबसे ज्यादा 1.67, द्विपरमाणु गैस मींस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए गामा की वैल्यू का मान 1.4, और बहुपरमाणु गैसों के लिए गामा की वैल्यू का मान 4/3 यानी 1.33 होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर वायु लें तो वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैसें होती हैं, इसीलिए हम वायु के लिए गामा की वैल्यू का मान 1.41 मानते हैं, लगभग द्विपरमाणु गैस के समान मानते हैं। तो अगर हमारे पास वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमें वायु में ध्वनि की चाल का मान ज्ञात करना है तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके, लाप्लास संशोधन का उपयोग करके, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल का मान ज्ञात किया गया तो इसका मान v = अंडर गामा की वैल्यू का मान वायु के लिए 1.41 हो गया, और सामान्य दाब या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का दाब अभी आपको हम बता चुके 1.01 × 10⁵ होता है। वायु का घनत्व 1.29 kg/m³ होता है। इस फॉर्मूला से मान निकालने पर इसका मान 332 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल का मान 331 मीटर/सेकंड होता है, जो प्रायोगिक मान के लगभग बराबर प्राप्त हुआ। इसीलिए गैसों में या वायु में लाप्लास के संशोधन को सत्य माना गया और न्यूटन के फार्मूला को अमान्य कर दिया गया। तो ये हो गया गैसीय माध्यम में अंदर तरंग की चाल। अभी तक आपने पढ़ा विभिन्न माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल या ध्वनि की चाल, और इस सारी बातों से क्लियर हुआ कि ठोस माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब लोहे की क्षण में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल का मान ज्ञात किया गया तो लगभग 5130 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ, जो बहुत अधिक है। जब द्रव माध्यम में यानी जल में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल का मान ज्ञात किया गया तो लगभग 1450 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ, और जब गैस या वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान लाप्लास करेक्शन के अनुसार ज्ञात किया गया तो इसका मान लगभग 332 मीटर/सेकंड प्राप्त हुआ। तो इससे प्रमाणित हो गया कि ठोस माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल सबसे ज्यादा, द्रव माध्यम में उससे कम, और गैसीय या वायु के माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल या ध्वनि की चाल का मान सबसे कम होता है। और गैसीय माध्यम के लिए न्यूटन का फार्मूला अमान्य हो गया, लाप्लास का करेक्शन या लाप्लास के संशोधन को सत्य माना गया, और गैसीय माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल का मान v = अंडर गामा p/d के तुल्य होता है। अब बात ये आती है कि गैसीय या वायु के माध्यम में
ध्वनि की चाल या अनुदैर्घ्य तरंग की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता या गति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें नंबर 1 देखना है कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, अनुदैर्घ्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होगा। वायु में ध्वनि की चाल का फार्मूला B √√γ p/d होता है। इस फार्मूले को देख के यहाँ पे लग रहा कि अगर हम वायु या गैस के दाब का मान बढ़ा दें तो कंफर्म ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई गैस 1 ग्राम अणु या 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस का समीकरण Pv = RT के तुल्य होता है। यहाँ पर R को सार्वत्रिक गैस नियतांक, T गैस का परंताप, P गैस का दाब व V गैस का आयतन है। अगर हम मान लें कि 1 ग्राम अणु गैस का द्रव्यमान कैपिटल M व घनत्व B है तो कंफर्म है कि V की वैल्यू का मान, उसके आयतन का मान V = m/d होगा। तो 1 ग्राम अणु गैस या 1 मोल गैस के लिए यहाँ पर V की वैल्यू m/d हुई तो यहाँ पर हुआ P × m/d = RT, या यहाँ से प्राप्त हो गया P/d = RT/m। मान लो हमारे पास गैस या वायु का ताप नियत है, तो अगर ताप T का मान नियत हो तो इस फार्मूले में ध्यान दें, R सार्वत्रिक गैस नियतांक एक कांस्टेंट है, ताप नियत होने पर T का मान कांस्टेंट हो गया और 1 मोल गैस का द्रव्यमान नियत होता ही है। इसका मतलब कंफर्म है कि ताप T का मान नियत होने पर RT/m एक नियतांक होगा, अर्थात P/d का मान भी एक नियतांक के बराबर होगा। इससे प्रमाणित हो गया कि अगर हम किसी गैस के ताप का मान नियत रखें तो P/d एक नियतांक होगा और P/d नियतांक होने पर इसके दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर या अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि ताप नियत होने पर अगर हम किसी गैस या वायु के दाब को बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में घनत्व का मान भी बढ़ जाएगा, दाब का मान घटाएंगे तो घनत्व का मान भी घट जाएगा, अर्थात √γ p/d के अनुसार ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी गैस या वायु का ताप नियत है तो उसके दाब को परिवर्तित करने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात हम चाल B व दाब P के बीच में ग्राफ खींचें तो खींचा गया ग्राफ इस प्रकार से सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ताप T का मान नियत होने पर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये पहला प्रभाव हो गया दाब का प्रभाव। दूसरा है ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। अभी आप पढ़ चुके हैं कि गैसीय माध्यम में या वायु के माध्यम में ध्वनि की चाल का फार्मूला V √√γ p/d होता है। अगर हमारे पास आदर्श गैस का 1 मोल है तो 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार अभी आपने यहाँ पर निकाला था Pv = RT और इसके अनुसार यदि आपने सॉल्व किया तो इससे निकला P/d की वैल्यू का मान RT/m के तुल्य होता है। अगर हम P/d की वैल्यू इस फार्मूला में अप्लाई करें तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का फार्मूला B √√γ RT/m के बराबर हो गया। किसी निश्चित गैस के लिए गामा कांस्टेंट, R सार्वत्रिक गैस नियतांक कांस्टेंट और 1 मोल गैस का द्रव्यमान m का मान भी कांस्टेंट होगा। तो इस फार्मूले से क्लियर है B ∝√T, अर्थात गैस के ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ेगा, ताप को घटाने पर ध्वनि की चाल का मान घटेगा, अर्थात गैसीय माध्यम में या वायु के माध्यम में ध्वनि की चाल उस गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम किसी गैसीय माध्यम के लिए चाल का स्क्वायर यानी B² व परम ताप T के बीच में ग्राफ खींचें तो खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर ध्वनि की चाल B व परम ताप T के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस प्रकार से वक्राकार प्राप्त होता है। इन दोनों से क्लियर है कि जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाएंगे गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का मान भी बढ़ेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास वायु है या गैसीय माध्यम है और किसी गैस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान V0 व T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान Vt है। तो इसी फार्मूले के अनुसार V = गामा RT/m के अनुसार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान V0 = गामा R/m कांस्टेंट हो गया, T का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया √273 + 0। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसी माध्यम में ध्वनि की चाल Vt = गामा R/m √273 + T हो गया। अगर हम यहाँ पर Vt से V0 को डिवाइड कर दें तो ये हो गया Vt/V0 बराबर √273 + T/273, ये आपस में कैंसिल हो गए। इसको हमें सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू √1 + T/273 प्राप्त हुआ। तो इसकी वैल्यू का मान 1 + T/273 की पावर हाफ हो गया। तो यहां से आ गया Vt = V0। अगर हम यहां पर ऐसा मान के चले कि गैस के ताप में वृद्धि का मान बहुत कम है, तो अगर इसका हम बाइनोमियल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से विस्तार करें तो आपको पता है 1 + x⁴n का मान 1 + nx के तुल्य होता है। तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू का मान बहुत कम माने तो इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने पर इसकी वैल्यु का मान Vt = V0 1 + हाफ का हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Vt = V0 1 + हाफ T/273 या इसी की वैल्यू का मान V0 1 + T/546 प्राप्त हो गया। अगर हम मान के चले कि गैस के रूप में हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु है और वायु के लिए आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान या अंदर तरंग की चाल का मान 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम वायु के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा Vt = V0 का मान 332 हो गया 1 + T/546। इसी को सॉल्व करने पर ये मिला 332 + 332 T/546। क्योंकि ये V0 का मान है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल है, इसको डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू का मान 0.61 हो गया। तो यहां से आ गया Vt = V0 + 0.61T, यानी यहां पे फार्मूला मिल गया T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का मान, वायु में ध्वनि की चाल का मान Vt = V0 + 0.61T। ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का ध्वनि की चाल का फार्मूला प्राप्त हो गया। ये फार्मूला ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल का मान 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो इस सारी बातों से क्लियर हुआ कि अगर हम किसी गैस या वायु का ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ेगा। पहली बात, ध्वनि की चाल का मान उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुपाती होता है। और यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि अगर हम गैस के रूप में वायु को लें और वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो वायु में ध्वनि की चाल का मान लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा अन्य तरंगों की चाल या ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, दूसरा पढ़ा ताप का प्रभाव, और इन दोनों बातों से क्लियर हुआ कि ताप का मान स्थिर होने पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु ताप का मान बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है और ध्वनि की चाल का मान परम ताप के वर्गमूल के अनुपाती होता है। अगला है आर्द्रता का प्रभाव। आप लोग याद रखें, आर्द्र वायु यानी जलवाष्प मिली हुई वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। तो आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होगा और ध्वनि की चाल का फार्मूला है V = √γ/P/d। इस फार्मूले के अनुसार आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होने के कारण आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए बरसात के दिनों में जब हमारे वातावरण में या वायु में आर्द्रता होती है तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। दूर से ध्वनि के सायरन या काफी दूर के कल कारखानों की आवाज काफी दूर तक बरसात के सीजन में पहुंचने लगती है, क्योंकि बरसात में वायु की आर्द्रता बढ़ जाने से ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। इसके विपरीत आपको याद रखना है कि आर्द्र हाइड्रोजन का घनत्व
शुष्क हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है, उल्टा होता है। इसीलिए आर्द्र हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कम होगी। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, जबकि आर्द्र हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल शुष्क हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। ये हो गया आर्द्रता का प्रभाव। अगला है वायु की गति का प्रभाव। मान लो जहां पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है वहां पर वायु भी गति करती है, वह वायु के गति की दिशा ध्वनि की गति की दिशा के अनुदिश है, तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाएगा। मान लो ध्वनि की चाल b है और वायु की चाल w है, तो उस दिशा में ध्वनि की चाल का मान b प्लस w होगा। और अगर वायु की गति की दिशा ध्वनि की चाल के विपरीत दिशा में है, तो उस अवस्था में ध्वनि की चाल का मान v माइनस w होगा, यानी वायु की गति के कारण ध्वनि की चाल प्रभावित होती है। अगला है आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी अगर विभिन्न आवृत्तियों के स्वर किसी स्थान से उत्पन्न किए जाते हैं तो उनकी ध्वनि की चाल सबकी बराबर होती है। कुल मिलाकर के आवृत्ति का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एक साथ कई लोग जब गायन करते हैं तो सबसे निकलने वाली ध्वनियों की आवृत्तियां भिन्न भिन्न होते हुए भी आवाज एक साथ गति करती है, सबकी चाल बराबर होती है, तो आवृत्ति का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये हो गया वायु में अंदर तरंगों या ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता, वायु की गति एवं आवृत्ति का प्रभाव। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास भिन्न भिन्न गैसें हैं तो भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव होगा। किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का मान B = अंडर गामा P अपॉन D होता है। मान लो हमारे पास दो ऐसी गैसें हैं जिनके लिए गामा का मान समान है, जैसे सपोज के लिए ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, दोनों ही द्विपरमाणु गैसें हैं, दोनों के लिए गामा का मान समान है। और इन दोनों गैसों के लिए अगर हम समान ताप दाब लें तो उस अवस्था में दो विभिन्न गैसों के लिए अंडर गामा P अपॉन D के अनुसार गैसों के घनत्व तो भिन्न भिन्न होंगे। इसीलिए अगर पहली गैस में ध्वनि की चाल B1 व दूसरी गैस में ध्वनि की चाल B2 हो तो B1 = अंडर गामा P अपॉन D1 होगा। दूसरी गैस के लिए B2 = अंडर गामा P अपॉन D2 होगा। और इन दोनों फार्मूलों से B1 अपॉन B2 का मान अंडर D2 अपॉन D1 के तुल्य हो गया। इससे प्रमाणित हो गया कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस गैस का घनत्व ज्यादा है उस पर ध्वनि की चाल कम, जिस गैस का घनत्व कम है उस गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। मान लो हम ऐसा मान के चलें कि हमारे पास दो गैसें हैं और उनके समान ताप परम ताप T है और उन गैसों के अणुभार M1 व M2 हैं, तो समान ताप पर इन गैसों के लिए पहले गैस में ध्वनि की चाल का मान B1 = अंडर गामा RT अपॉन M1। अगर हमारे पास 1 ग्राम अणु गैस है तो उस गैस का द्रव्यमान उस गैस के अणुभार के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के दो ऐसी गैसें हैं जिनके लिए गामा का मान समान है, जिसके लिए परमताप T का मान समान है, लेकिन उन गैसों के अणुभार M1 व M2 है। तो पहली गैस में ध्वनि की चाल का मान B1 = अंडर गामा RT अपॉन M1, दूसरी गैस में ध्वनि की चाल का मान B2 = अंडर गामा RT अपॉन M2। इसके अनुसार B1 अपॉन B2 = अंडर M2 अपॉन M1 होगा। ये बात प्रमाणित करती है कि जिस गैस का अणुभार अधिक होगा उस गैस में ध्वनि की चाल कम होगी, जिस गैस का अणुभार कम होगा उस गैस में ध्वनि की चाल अधिक होगी। यानी किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके अणुभार के एवं उसके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होती है, वह हल्की गैसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। एक अभी आपने पढ़ा गैसों में ध्वनि की चाल, और गैसों में ध्वनि की चाल के लिए लाप्लास करेक्शन के अनुसार फार्मूला हुआ B = अंडर गामा P अपॉन D। और इसके पहले आप चैप्टरों में पढ़ चुके हैं किसी बर्तन में भरी हुई गैस के अणु अनियमित रूप से सब दिशाओं में गति करते हैं तो उनकी चाल का एक औसत मान निकाला गया, जिसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। अगर
किसी बर्तन में भरी हुई गैस का दाब P व उस बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं की वर्गमात्रु चार्ज Vrms हो, बर्तन में भरी हुई गैस का घनत्व D हो, तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं उस बर्तन में भरी हुई गैस के लिए अणुओं की वर्गमात्रु चार्ज का मान Vrms इक्वल टू √3p/d। दूसरा, किसी गैस में ध्वनि की चाल का फार्मूला B इक्वल टू √γp/d होता है। तो हम यहाँ ये निकालना चाहते हैं कि इस ध्वनि की चाल और वर्गमात्रु चाल में क्या रिलेशन होगा। ध्वनि की चाल B व वर्गमात्रु चाल Vrms, हमें दोनों का रिलेशन निकालना है। तो अगला है आपका ध्वनि की चाल व वर्गमात्रु चाल में संबंध। ध्वनि की चाल के लिए गैसीय माध्यम के लिए लाप्लास संशोधन के अनुसार B इक्वल टू √γp/d हो गया, और किसी गैसीय माध्यम में वर्गमात्रु चाल का मान या गैस में अणुओं की वर्गमात्रु चाल का मान Vrms इक्वल टू √3p/d हो गया। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये हो गया B/Vrms इक्वल टू √γ/3, या यहां से आ गया B इक्वल टू √γ/3 Vrms। यही हो गया वर्गमात्रु चाल व ध्वनि की चाल के बीच में संबंध, और इससे क्लियर हो गया कि ध्वनि की चाल का मान सदैव वर्गमात्रु चाल की तुलना में कम होता है। तो ये यहां से हो गया ध्वनि की चाल व वर्गमात्रु चाल में संबंध। इस प्रकार से बच्चों आज की अपनी एक कक्षा समाप्त होती है, और आज आपने तरंग गति यानी वेव मोशन ये चैप्टर पढ़ा और ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब आप अपने गृह कार्य के रूप में इस पूरे चैप्टर के सारे डेरिवेशन, सारे फार्मूले इनको तैयार करेंगे। अगली कक्षा में इस चैप्टर के आंतरिक प्रश्नों को हल किया जाएगा।